Can you see it? Yes, yes, we are seeing it. Okay, बहुत अच्छा. Um, today we'll talk about systems programming. मेरा space यही है, मैं इसमें काम करता हूँ. और we look at the scope के like system programming में क्या क्या आता है, और we look at industry trends and then we'll try to see it in Pakistani context as well. तो slides बहुत ज़्यादा है because this is based on something I've been discussing and writing about in general. तो बहुत ज़्यादा मटीरियल है तो स्लाइड्स भी ज़्यादा है. But we'll not go through all the slides, but I'll share the slides at the end so you can look at the stuff that we skipped. Before we carry on, I just want to know कि सब लोग कंप्यूटर साइंस से ही हैं यहाँ पर या कुछ और. I checked before as well, लेकिन just to be sure, ये सारे लोग कंप्यूटर साइंस से हैं या किसी और डिसिप्लिन से भी हैं. If there's नहीं, anybody. आई थिंक आप कंप्यूटर साइंस से ही हैं. Okay, thanks. चलो सही है. So the technical details shouldn't bother people that much, hopefully. So let's go. Um, System programming this discussion will be basically three parts. पहला होगा scope, फिर हम देखेंगे industry trends और फिर देखेंगे पाकिस्तानी context. Who am I? ये आपको पता ही है. So let's move on. Scope of systems programming. So what is systems programming? ठीक है, उसकी motivation क्या है? So if you look at a CPU या कोई computer की chip है. Now this, or what you're seeing on your screen is the fastest computer, supercomputer. उसका जो CPU है, November 2020 में at least this was ranked the fastest supercomputer in the world. ये ARM CPU है, ARM core है. और now if you look at it, मैं आपके सामने अगर टेबल पे रख दूँ तो it will just be a piece of metal. It wouldn't have any life and it wouldn't do anything, right? लेकिन ये बहुत बहुत costly है. The reason it's so costly is because when you run system software on it, then it comes to life and then it starts doing things which are amazing. So you can think of system software as something that breathes life into dead pieces of metal, really. और ये analogy जो है वो काफ़ी आगे तक जाती है because जब whenever there's a change in hardware, there's also change in the software that goes along with it, right? So system software और hardware का like चोली दामन का साथ है. And we'll see as we go further in the slides कि इन दोनों का connection कितना deep है. But more formally, system software is something that allows applications to be developed and run. ठीक है ना? तो ये वो infrastructure है जिसके through आपकी apps, end user की जो apps हैं वो develop हो सकें. मतलब आपका compiler भी आ जाता है इसमें, debugger भी आ जाता है, linker, loader ये भी आ जाते हैं. और फिर उसको चलाने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बूट लोडर हो गया, इस तरह के, और दूसरे जो फर्मवेयर हैं वो आ गए. ये एक मोटिवेशन डेवलप करने के लिए ये पॉइंट है कि काफ़ी लोग समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम तो हो गया है. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से कौन लिखता है, जो है सो है. दैट्स नॉट ट्रू. नाउ दिस गाय ब्रायन कैंट्रेल, ही इज़ क्वाइट knowledgeable in this space. और उसने रिसेंटली तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ये ट्वीट की थी. तो व्हाट ही सेइंग इज दैट 1996 में उसको ये कहा गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका काम हो गया है. सो एंड हियर वी आर 2021 और सबसे ज़्यादा सिस्टम सॉफ्टवेयर अब लिखा जा रहा है. एंड वील सी, हम ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, हम आगे देखेंगे कि क्यों. दिस इज़ अ न्यूज़ कटिंग फ्रॉम 1987. और उसमें ये बॉस्टन से है, बॉस्टन में MIT भी है. मतलब ये काफ़ी टेक सेवी राइटर है जिसको पता है एटलीस्ट कि वहाँ टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा है. इन 1987 ही सेज कि कंप्यूटर का फैशन ख़त्म हो गया है और लोग जो है वो कंप्यूटर की फील्ड को छोड़ रहे हैं. तो दिस कांट बी फादर देन ट्रूथ, क्योंकि 87 में तो इंटरनेट, तभी तो उठान हुई थी कंप्यूटर की. दैट्स वेयर वाज बिकमिंग पॉपुलर. तो क्लियरली इस तरह की बातें आती रहती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया है और उसका ख़त्म हो गया है या कंप्यूटर साइंस. बट यू हैव टू सी इट फॉर योरसेल्फ. लेट्स सी फॉर आवरसेल्व्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में है क्या एंड व्हाई इज इट नॉट ओवर येट. In fact,
अभी इसमें और बहुत ज़्यादा काम है। तो दिस स्लाइड इज बिट वर्डी, और काफ़ी और भी स्लाइड्स वर्डी हैं, सो हम ज़्यादा उन पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट दिस लिस्ट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। रोम कोड, जो कि पहला पहला इंस्ट्रक्शन, अगर आप अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, लैपटॉप को जब ऑन कर दे तो पहला पहला जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वो रोम कोड है। वहाँ से लेके दैट सिस्टम्स, राइट, दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर बूट लोडर्स आ जाते हैं, रन टाइम फर्मवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाइपरवाइजर्स इंक्रीजिंगली मोर रेलेवेंट नाउ, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है वर्चुअलाइजेशन का, वी विल लुक एट दैट एज वेल, आपको पता भी होगा। डिबगर्स, लिंकर्स, लोडर्स, लाइक आई सेड, एंड देन यूजर स्पेस में भी काफ़ी सिस्टम्स का काम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नल में या फर्मवेयर में ही सिस्टम्स का काम हो, इंक्रीजिंगली मोर एंड मोर यूजर स्पेस ड्राइवर्स लिखे जा रहे हैं, और इवन कंटेनर वगैरह जैसे डॉकर हो गया, ये भी एक यूजर स्पेस कंपोनेंट है एसेंशियली। तो सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स, और भी हैं, लेकिन दीज आर लाइक द मोर पॉपुलर वंस जो मेरे जहन में अभी हैं। नाउ विल टेक एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड विल सी के उसके अंदर कितना काम है, राइट। सो इसलिए इस लिस्ट में देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा, आप डिबगर, लिंकर, लोडर, कंपाइलर में इसमें नहीं लिखा, आप सोचें इसमें कितना सारा काम है। यूजर स्पेस ड्राइवर्स में बहुत ज़्यादा काम है, कंटेनर्स पे, each one of those is a huge huge amount of work, और उसमें वैरायटी भी है, डिफरेंट टाइप्स भी हैं, ठीक है ना। कंपाइलर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसी तरह हाइपरवाइजर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो उनमें से हम सिर्फ एक चीज़ ले रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड लेट्स सी व्हाट्स इन देयर। तो पहले पहले तो देखें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कितने, एंड देयर आर मैनी मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट। इफ यू लुक एट द लिंक बिलो, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये कहना कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ ही हैं और एक दफ़ा लिख लिया तो फिर से नहीं लिखा जाता, दैट्स नॉट ट्रू। और देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल। हाँ ठीक है, लिनक्स एक दफ़ा लिखा गया, अब उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लिनक्स ने भी किसी को रिप्लेस किया था, राइट। विंडोज़ पहले सर्वर पे चलता था, एंड लिनक्स केम अलोंग एंड इट रिप्लेस्ड इट। तो देयर इज अ गुड चांस समथिंग एल्स कम्स अलोंग एंड रिप्लेसेस इट। तो उस लेवल पे जितना, जहाँ पे इतना ज़्यादा बैरियर ऑफ एंट्री है, वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर रिप्लेस होता है। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि गोइंग फॉरवर्ड और उस लेवल पर भी चेंजेस हो, लेकिन दूसरे भी काफ़ी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और उनमें बहुत रैपिड टर्नओवर है, उसमें बहुत रैपिड चेंजेस भी होती हैं, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बनते हैं। सो वी हैव, फॉर एग्जांपल वी हैव रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट। ये आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में, या ऑटो गाड़ी के उसके जो गाड़ी के अंदर जो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, उसके अंदर, या फिर मिशन क्रिटिकल चीज़ों में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगते हैं। सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, एंड ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो लैपटॉप पे लगता है वो सर्वर पे नहीं चलता, राइट। होगा लिनक्स ही, लेकिन विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिनक्स, फॉर एग्जांपल। फिर मोबाइल फ़ोन के अलग हैं, एम्बेडेड ओएस जैसे वेयर ओएस हो गया, आपके वेरिएबल्स में ये यूज़ होता है, राइट। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मिनिएचर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनकी स्टोरी ये है कि जैसे वर्चुअलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, पीपल आर यूजिंग हाइपरवाइजर्स, और देन दे आर क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन्स और उनके अंदर काम कर रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन्स के काम भी काफ़ी टारगेटेड और स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। काफ़ी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट लोग करते हैं फॉर ओनली वन पर्पस, ठीक है ना। और क्यों करते हैं उसकी भी एक बड़ी स्टोरी है, एंड वी लुक एट दैट। लेकिन अगर इतने छोटे काम के लिए आप VM स्पिन अप कर रहे हो, तो यू डोंट नीड फुल बड़ा सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको नहीं चाहिए उसके लिए। यू नीड समथिंग वेरी स्पेसिफिक, एंड दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग वेरी स्मॉल टारगेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो लिटिल कर्नल एक बहुत इंटरेस्टिंग OS है। इट्स ऑल्सो वेरी गुड टू स्टडी एज वेल, अगर आप OS में इंटरेस्ट है, एंड इट्स ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, काफ़ी यूज़ होता है। फिर माइक्रोड्रॉइड है, जो कि माइक्रो एंड्रॉयड है बेसिकली, तो उसका भी सिमिलर किस्म का काम है। बाय द वे, किसी को अगर कोई सवाल हो, इफ एनीबडी हैज़ एनी थॉट्स या कोई कमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली
chime in. मैं screen नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे screen पे सिर्फ अभी slides हैं. So if you raise your hand or something, I wouldn't know, but just open the mic and start speaking. So what are components of an operating system, right? So let's take a look at Linux kernel. अब ये नीचे link दिया हुआ है. I won't go into the link, but I have my shell open. और यहाँ पर मेरे पास Linux का source code है. You can see this is fairly recent. 10 July में last commit आया था इसका. So let's see what's in there. Can you see my screen, by the way? Yeah, I can make the font bigger as well. That helps. Is everybody okay with the screen? Yes, no? Okay, I assume के screen आपको दिख रहा है. So yeah, you can see कि ये basically directory tree है Linux kernel का, and at top level you have architecture की directory है. इसके अंदर all these different architectures have to be supported. ये instruction set architectures हैं, right? So you can see इतने ज़्यादा, ये मतलब इतनी different types of assemblies हैं, right? और फिर उनके साथ associated CPU architectures हैं, उन सबको support करना. And this is quite critical, बहुत technically challenging code होता है ये. And this is also a lot of code. तो इस पे भी काफ़ी, मतलब इसमें एक डायरेक्टरी पे पता नहीं कितनी कितनी बड़ी टीम्स हैं जो कि काम कर रही हैं. फिर ब्लॉक डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, उसका कोड, पार्टीशंस, राइट, सर्टिफिकेट्स, क्रिप्टो, ये तो हर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई है अब. एंड देन डॉक्यूमेंटेशन को स्किप करते हैं. फिर है ड्राइवर्स, ठीक है ना. ड्राइवर्स इज द बिगेस्ट पार्ट. अब ये देखें, ये ईच वन ऑफ दीज डायरेक्टरीज इज अ टाइप ऑफ ड्राइवर, ठीक है. डीएमए बफ हो गया, ये सब किस्म है ड्राइवर्स की. और फिर इसके अंदर देन दे आर इंडिविजुअल ड्राइवर्स, और आप सोचे कितने सारे ड्राइवर्स होंगे इसके अंदर. तो all of these are drivers, and imagine how many people will be working on these drivers. So there's like it's still going, ठीक है ना. आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा काम है. फिर फाइल सिस्टम्स, जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, यू वुड नो फाइल सिस्टम्स कितना बड़ा टॉपिक है, राइट. उसमें जर्नली फाइल सिस्टम, उसमें इंक्रिप्शन होगी नहीं होगी, वो वर्चुअल मेमोरी को किस तरह हैंडल करेगा, और पेज कैश को किस तरह हैंडल करेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट. तो फिर काफ़ी सारे फाइल सिस्टम्स जो हैं वो इन मेमोरी होते हैं. यहाँ पे देखें, यू कैन सी Ext4 जो कि लिनक्स में पॉपुलर है. FAT पुराना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी फाइल सिस्टम. ऑल्सो सी NTFS जो कि विंडोज़ का है, and then you see others as well, right? So already you can see there's so much stuff. अब these are all different types of file systems. फिर इसके अंदर इनकी implementations हैं, बहुत this is a lot of work. और नए operating systems, नए file systems भी आ रहे हैं. In it यहाँ पे एक directory दिख रही है, लेकिन this is very crucial stuff. और इसके अंदर और भी directories होंगी, and I'm pretty sure there's a lot of code in there as well. At least directories नहीं है, code है इसके अंदर. And this is initialization code. ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि initialization code कितना complex हो सकता है जब, when there's nothing and you bring up the whole operating system. IPC, interprocess communication, sockets, pipes, Android में binder, all that kind of stuff falls under IPC. Kernel, यहाँ पे core kernel components हैं, BPF, power related stuff, IRQ मतलब interrupts वगैरह, trace, debugging. So obviously there's quite a few things in there as well. Lib is obviously, as the name suggests, library के जो
कर्नल के अंदर कोड है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, और फिर कर्नल के साथ एसोसिएटेड यूटिलिटीज़ भी इनको यूज़ करती हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ 2 डायरेक्टरीज दिख रही हैं, लेकिन इसका कोड जो है मेमोरी मैनेजमेंट इज स्प्रेड आउट थ्रू ऑल द डिफरेंट डायरेक्टरीज, स्पेशली जो हमने आर्किटेक्चर स्पेसिफिक डायरेक्टरी देखी थी। नाउ that is very important. I won't go into details, time limited है, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर लिनक्स स्टोरवर्ड्स पूरे लिनक्स का टॉप लेवल मेंटेनर है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा टेक्निकली जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का मेंटेनर is the most important person. So this is how important memory management is to an OS. Networking is a huge topic. इसको तो अलग से study किया जाता है and all that, and these are all different types of network devices. NetFilter is not a device, it's a framework. आप framework कह सकते हैं इसको, but there are so many other things inside networking. Samples को strip करते हैं, script को भी strip करते हैं. Security, again a huge topic. तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज लाइक जस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। उसमें फिर वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड KVM, दिस इज ह्यूज। KVM बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड स्टिल ऑन गोइंग, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा काम है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इवन जस्ट इन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क। और आप देखें कि कितना ज़्यादा, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फिर कितने नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बन रहे हैं, एंड दैट टू इज़ जस्ट अंडर one type of systems programming software. So that's the scope. I hope we are clear कि इसमें बहुत ज़्यादा scope है. It's a huge field. अब आजकल के trends क्या हैं? So we'll look at AI, how it impacts systems programming, and how systems programming impacts AI. Basically इन दोनों का circular link है. AI आजकल मोस्टली जो AI होती है, अब मेरा ये टॉपिक नहीं है, आई डोंट नो मच अबाउट AI, मुझे सिर्फ इतना पता है जितना वो सिस्टम से इंटरेक्शन होता है उसका। तो डीप न्यूरल नेटवर्क्स इज द वे टू अचीव AI, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक, और ये लाइक डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, दीज थिंग्स एग्जिस्टेड इन 80s एज वेल, लेकिन तब क्या नहीं था, ना तो इनफ डेटा था, ना कंप्यूटिंग पावर था, और ना आउट कंप्यूटिंग पावर के साथ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी नहीं था। तो why AI has taken off now is because there's a lot of data, जो कि the data centers now store petabytes of data, और आपको पता ही है, everybody knows कितना सारा सोशल मीडिया से और डिफरेंट सेंसर से कितना सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, और फिर प्रोसेसिंग पावर भी इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली। इवन दो मोर्स लॉ की वजह से अब एक सिंगल CPU कोर स्पीड अप नहीं हो सकता, बट देयर इज पैरेलल प्रोग्रामिंग नाउ, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर। और फिर वेक्टर कंप्यूटिंग वगैरह, जिस तरह से GPU है, फिर TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। वी लुक एट दैट एज वेल अ लिटिल बिट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हैं, इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है DNNs और इसको आगे बढ़ाने में। तो now this is just to illustrate how compute intensive artificial intelligence is, ठीक है ना। ये different types of data हैं। अब basically deep neural network, the way it works is you train the data, आपको पता ही होगा, मुझसे ज़्यादा पता होगा इनफैक्ट, लेकिन just to make it consistent, I'll say कि वो उसका प्रोसेस क्या है कि पहले you train the data, फिर आप जब डेटा को ट्रेन करते हैं, देन यू यूज इन्फ्रेंस टू यूज, उसमें से आपको वेट्स मिलते हैं, फिर आप यूज द वेट्स टू डू द इन्फ्रेंस, और वो एक तरह से एप्लीकेशन है। ट्रेनिंग डेटा इज वेरी कंप्यूट इंटेंसिव, इन्फ्रेंस इज ऑल्सो कंप्यूट इंटेंसिव, लेकिन इतनी नहीं है, नोवेयर नियर हाउ इट इज टू ट्रेन डेटा। अब आप एग्जाम्पल ले लें वीडियो का, ठीक है ना। अगर वीडियो या कंप्यूटर विजन उसको ट्रेन करना है, दिस इज फ्रॉम 2016, तो 10 NVIDIA के GPUs, NVIDIA is one of the
मोस्ट कम्पिटिटिव जो GPUs बनाने वाला है, ठीक है ना, अब उसको यूज़ करें। एंड द रीज़न इट्स GPU इज़ बिकॉज जो ट्रेनिंग का काम है, इट लेंड्स इटसेल्फ to vector computation, right? So that's why they've used GPUs. It took a month to train over 1 million videos. Now this is representative workload. तो एक महीना लगता है आपको अपने नेटवर्क को ट्रेन, लगता था एटलीस्ट 2016 में। आई डोंट थिंक इट हैज़ चेंज मच, मे बी हो गया हो, लेकिन टू इतना मैग्नीट्यूड डेटा अगर आपको चाहिए तो यू नीड दैट मच टाइम एज वेल टू ट्रेन इट। सो यू कैन सी इट्स अ वेरी कंप्यूट इंटेंसिव जॉब। और इन्फ्रेंस भी कंप्यूट इंटेंसिव है। अब CNN एक टाइप ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर विजन में काम आता है। तो उसके इन्फ्रेंस के लिए देयर कैन बी 100 मिलियन वेट्स, और जहाँ you multiply, you do a matrix multiplication of weights with a column matrix which is a set of neurons. So you have to multiply 100 billion weights. और फिर matrix multiplication में क्या होता है, you multiply and you add as well. तो दो operations हैं, and then you apply a nonlinear function on that. तो ये 3 operations minimum है जो कि आपको करने हैं. You have to do them that many times, and you have to do them immediately. अब फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप बनाई है जो कि किसी मुल्क में साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप कैमरा रखते हैं, तो वो ऐप वो साइन बोर्ड पढ़ के उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसकी ट्रांसलेशन आपको बताती है। यू डोंट वांट द यूज़र टू बी वेटिंग फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स फॉर दैट, वो इमीडिएटली होना चाहिए। सो यू नीड टू डू ऑल ऑफ दिस एट रन टाइम। सो अब इस तरह के यूज़ केसेस को हैंडल करने के लिए यू हैव थिंग्स लाइक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। अब गूगल ने एक हार्डवेयर बनाया जिसका नाम TPU है, जो कि इट्स लाइक अ GPU बट इट्स मोर फोकस्ड टुवर्ड्स डीप न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। और एंड यू कैन रीड इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, बट इट्स बेसिकली अ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर। अब क्योंकि एक डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर आ गया है, यू नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू रन इट, जो कि इसके ऊपर भी चले और जो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक भी करे। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? उसने बेसिकली क्या किया है कि उसकी वजह से जो हार्डवेयर है वो हेट्रोजीनियस हो गया है। बेसिकली यू नीड डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ हार्डवेयर टू डील विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्वर्स के ऊपर यू हैव you know you have TPUs जो कि सर्वर पे भी चलते हैं, एंड यू नीड मोर डिफरेंट कोर्स जो इतने सारे डेटा को हैंडल कर सकें, मोर पावरफुल कंप्यूटर्स, ठीक है ना। और फिर डिवाइसेस की साइड पर मोबाइल को एग्जांपल ले लें तो उसमें भी TPU लगता है। इट्स कॉल्ड एज TPU, इट्स अ स्मॉलर वर्जन ऑफ TPU। फिर दूसरे आपको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स चाहिए और सेंसर्स चाहिए, ऑल टू डील विथ दिस न्यू थिंग कॉल्ड AI, राइट। तो आपके जहाँ पहले एक CPU होता था, एक रैम होती थी, एक हार्ड डिस्क होती थी, एक नेटवर्क कार्ड होता था, ये आपका एक सिस्टम होता था नॉर्मली। नाउ यू हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, TPUs हैं, DSPs हैं, सेंसर्स हैं, सर्वर पे आपको मल्टीपल कोर्स चाहिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है। तो उस सबको हैंडल करना, उन सबको उनके पावर बजट मैनेज करना, उसके लिए आपको नई इनोवेशन चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। अब DVFS इज एन इनोवेशन जस्ट टू हैंडल पावर मैनेजमेंट। हाइपरवाइजर्स आ गए हैं ताकि आप सर्वर्स का ज़्यादा यूज़ कर सकें। सो ऑल ऑफ दिस स्टफ इज़ रिलेटेड टू AI। तो जहाँ पहले AI इसलिए पॉसिबल नहीं थी क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं था, अब जब वो आ गया है तो उसने इनेबल किया AI को, एंड नाउ AI इज़ ड्राइविंग new changes in system software and hardware. So now we look at something quite interesting. So this is not a supply chain या कोई timeline नहीं है. This is basically this is, I call it hardware software chain, ठीक है ना? It's like a framework to understand how एक प्रोडक्ट किस तरह बनती है, ठीक है ना। अगर मिसाल ने एक मोबाइल फ़ोन का, तो हाउ इज़ मोबाइल फ़ोन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए जब जब यू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू कैन एक्चुअली रन योर एप्स ऑन इट, ठीक है। तो लाइक आई सेड, दिस इज़ नॉट अ सप्लाई चेन, या इन सब का ये कॉम्बिनेशन है, बट इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स।
सबसे पहले आपको चाहिए होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. So, without that you can't do anything. ये है assembly language basically. And these are different types of ISAs. और भी हैं, हमने Linux kernel tree में भी देखे थे. Once you have that, you need architecture specification. ISA is a document basically. सही है ना? But architecture specification is also a document. Basically ये बताएगा, ISA आपको ये नहीं बताएगा कि आपका MMU किस तरह काम करेगा, आप कैशेस किस तरह काम करेंगी. ये बस बोलेगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो ये इसका इफेक्ट होना चाहिए. Architecture specification will basically tell you that this is how you interact with your MMU, this is how you interact with the caches, this is how you interact with interrupts, for example, किस तरह काम करेंगे. That's architecture specification. फिर अभी still you don't have anything, just have documents. फिर आ जाता है micro architecture implementation कि भाई आज spec आपके पास है and how are you going to implement it. ठीक है. और ये नॉर्मली इस स्टेज पर यू हैव समथिंग लाइक वेरीलॉग का कोड होगा या किसी हार्डवेयर डेफिनेशन लैंग्वेज का कोड होगा, एंड देन यू विल बेसिकली यूज दैट टू इम्प्लीमेंट योर हार्डवेयर. फिर आपके पास आता है एसओसी डिज़ाइन. दिस इज सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइन कि आपके पास सीपीयू कोर और उसके कैशेस वगैरह तो आ गए, इंटरप्ट्स वगैरह आ गए, लेकिन वो रेस्ट ऑफ सीपीयू से रैम से किस तरह कनेक्ट करेगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स से जो हमने टीपीयू देखा था, हाउ इट विल फिजिकली लिंक टुगेदर, वो आता है एसओसी डिज़ाइन. दैट टू इसका भी आर्टिफैक्ट जो है वो वेरीलॉग का कोड होगा. Once you have all of that, you go to a fabrication company, foundry इसको कहते हैं, और वहाँ पर आप जाके बोलेंगे भाई ये हार्डवेयर डेफिनेशन लैंग्वेज है और आप प्लीज़ इसकी एसओसी बनाएं, इसको आप फिजिकल सिलिकॉन पे बनाएं. तो देयर आर वेरी फ्यू फैब्स इन द वर्ल्ड. फैब्रिकेशन कंपनी को कहते हैं. 3 मैंने यहाँ पे लिखी हैं और ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट हैं. एक ग्लोबल फाउंड्री भी है, बट दीज आर 3 मोर इम्पोर्टेंट वंस. और फिर आपके पास सिलिकॉन आ गया, बट इट्स नॉट इन अ पीसीबी. ठीक है, इट्स जस्ट अ चिप ऑन इट्स ओन. तो यू गो टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, जैसे क्वांटा है, फॉक्सकॉन है, ये चाइना में काफ़ी हैं. Then you go to them and you say, "Bhai, can you please, put them together into a package." ठीक है ना, एक पीसीबी के ऊपर ये फिर उसको आपकी एसओसी को रखेंगे और पीसीबी पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे. पीसीबी के ऊपर देयर बी यूएसबी पोर्ट, देयर बी आई डोंट नो एंटीना होगा, आई डोंट नो व्हाट एल्स, एंड विल ऑल पुट देम टुगेदर. फिर आपका एक मोबाइल बनेगा, अगर आप मोबाइल का एग्जांपल ले रहे हैं. Then you need firmware. अब ये आपके पास सिलिकॉन आ गया, फिर वही वाली बात, it's not doing anything, you need to do something. फिर आपको चाहिए firmware. Now like I said, this is not a timeline. तो firmware आपको पहले भी चाहिए fabrication के बाद to be able to test it, पर really आपको application के लिए firmware stage पे चाहिए. ठीक है ना, आपको वैसा firmware चाहिए जो कि उस हार्डवेयर को बूट कर सके. And then you need a hypervisor or operating system. और once you have that, then you come to a point where you can write apps, right? और फिर आपकी एप्स वगैरह चलती हैं. सो दिस थिंग विल कम अगेन इन आवर डिस्कशन. अब पहला ट्रेंड जो हम देखेंगे वो ये है कि कंपनीज आर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर कवरेज ऑफ दिस हार्डवेयर सप्लाई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेन. ठीक है ना. अगर आप 90s में देखें, एवरी कंपनी वांटेड टू बी लाइक माइक्रोसॉफ्ट. तो एंड देन इन ईयर 2000 और उसके बाद वो वाला जो डेकेड है उसके अंदर every company wanted to be Google. Now every company wants to be like Apple, basically, because Apple has consolidated most comprehensively ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेन. तो आपने सुना होगा लेटेस्ट जो M1 चिप है एप्पल की, उसके अंदर उन्होंने अपना खुद CPU आर्किटेक्चर, माइक्रो आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट किया. फिर ऑब्वियसली they designed the whole SoC. फैब्रिकेशन उन्होंने खुद नहीं की है, देव गॉन टू TSMC, बट उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है TSMC के ऊपर. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर अगेन, दे डोंट डू इट देमसेल्व्स, बट दे यूज फॉक्सकॉन, बट दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस. उसके बाद फिर फर्मवेयर वो अपना लिखते हैं, iBoot है, OS, मैक OS या iOS खुद अपना लिखते हैं, और एप्स खुद नहीं लिखते, लेकिन उनका अपना इकोसिस्टम है एप्स का, राइट. तो सो दे आर इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन.
सो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि हर कंपनी जो है वो हार्डवेयर भी करना चाह रही है। आप देखेंगे फेसबुक भी दे आर बिल्डिंग देयर ओन हार्डवेयर, जो ओculus वगैरह है, या इवन उनके जो सर्वर्स हैं वो अपने खुद बना रहे हैं। गूगल ऑलरेडी इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्डवेयर ऑन इट्स ओन। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो कि बिलीव नहीं करती थी, वो दे ऑलवेज वांटेड टू कीप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेपरेट, दे आर डूइंग देयर ओन हार्डवेयर एज वेल। और दूसरा बड़ा ट्रेंड है सिक्योरिटी। नाउ सिक्योरिटी इज न्यू सिस्टम्स प्रोग्रामिंग। तो पहले जो टॉपिक्स एमएमयू की प्रोग्रामिंग हो गई, रन टाइम फैब्रिक, ये सब चीज़ें पहले 80s 90s में इसको सिस्टम्स प्रोग्रामिंग कहा जाता था। नाउ दे कॉल देम सिक्योरिटी। और आई थिंक वन ऑफ द की रीजन, मैंने कुछ और रीजन दिए हुए हैं, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द की रीजन इज के जब एक मैनेजर किसी कंपनी, टेक कंपनी में जाता है, कहता है भाई मुझे बजट चाहिए मेरी टीम के लिए, आई वांट टू डू ऑल ऑफ दिस, कि मुझे फर्मवेयर इंप्रूव करना है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट लानी है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है, व्हाटएवर। देन सिर्फ अगर ये बोलेगा मुझे सिस्टम्स का काम करना है, तो इट माइट नॉट क्लिक दैट वेल जो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ। लेकिन आप उनको बोलेंगे कि भाई मुझे सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है, देन दे विल लिसन टू यू बिकॉज इट्स सच अ प्रेसिंग इशू। तो दैट्स वाई इसको सब चीज़ों को, और फिर वो जो सी लेवल के लोग हैं वो भी फिर आगे जाके अपने एंड यूजर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को ये कह सकते हैं कि भाई हमने इतना ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है। सो ऑल कंपनीज आर डूइंग दिस, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। बट सिक्योरिटी को सिर्फ आप हैकिंग या क्रिप्टो या ये ना समझें। there's a lot of systems work, most of the systems work is happening in security. In fact security के अंदर ज़्यादा systems engineers हैं बनस्पत क्रिप्टोग्राफर्स के। एक और बड़ा ट्रेंड है वर्चुअलाइजेशन, और उसके दो मेन रीजंस हैं। वन इज एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू सिक्योरिटी एज वेल। एक उसका रीज़न है कि एज अ क्लाउड प्रोवाइडर यू वांट टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि आपका काम है कि भाई आप हार्डवेयर पे वर्चुअल मशीन बनाएंगे और वो सेल करेंगे, ठीक है ना। एज AWS और गूगल क्लाउड आप VMs बनाएंगे और वो सेल करेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा उसको VMs बना सकते हैं, जितना एफिशिएंटली उन VMs को चला सकते हैं, तो उतना हार्डवेयर तो सेम है, तो उसका आप उतना ज़्यादा यूज़ ले सकते हैं। और फिर ये भी उसका यूज़ है कि भाई अगर VM कोई ख़राब हो गई है, you can quickly migrate it. अगर हार्डवेयर ख़राब हो गया फॉर एग्जांपल, तो you can migrate the VM to another piece of hardware and you can keep the service level agreement going. लेकिन अगर आप वर्चुअलाइजेशन नहीं होगी, आपका हार्डवेयर ख़राब हो गया, तो आपके कस्टमर सफ़र करेगा एंड आपके जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं वो रिस्पेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरा बड़ा उसका जो यूज़ है वो ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन है। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत एप्लीकेशन स्पेसिफिक VMs लोग स्पिन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको DRM इम्प्लीमेंट करना है अपने फ़ोन के अंदर, then what you're going to do is you're going to create a VM and run DRM inside that. Worst ये है कि you don't want to run DRM in your main operating system, your main operating system root हो सकता है, so you don't want to do that. Similarly, trusted execution के और भी uses हैं, server side पे भी uses हैं, and they are listed in this slide. दूसरा बड़ा ट्रेंड है कि things are going into user space. तो BPF एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो BPF बेसिकली is something that you write in user space. कुछ कोड जो आप यूजर स्पेस में लिखते हो और आप कर्नल को कहते हो कि भाई ये कोड कर्नल प्रिविलेजेस के साथ आप इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, एंड द कर्नल विल एग्जीक्यूट दैट। तो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू मॉडिफाई द कर्नल, यू कैन डू स्टफ इन यूजर स्पेस। और इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। नेटफ्लिक्स इज़ अ बिग यूज़र ऑफ eBPF. जैसे मैंने बताया LXC, डॉकर, ये भी यूजर स्पेस में होते हैं। फिर यूजर स्पेस ड्राइवर्स भी काफ़ी आ गए हैं। Now we won't go into details, but this is very interesting use case. SolarFlare का है onload. This is one of the most costliest network cards in the world, and it's used in high frequency trading, जो investment banks वगैरह उसको use करते हैं. So definitely look up. ये एक और example है कि VPNs किस तरह काम करते हैं. They also make use of user space drivers, and there are details here. हमारे पास time नहीं है. We won't go into much detail for that. Other trends to watch, RISC-V is very very important. ये नया architecture है और it's open source, मतलब आपको licensing की ज़रूरत नहीं है, and it's moved recently to Switzerland ताकि वो US-China type के जो trade war हैं, इस तरह के sanctions है, वो भी बचा रहे। दूसरी important चीज़ है Rust programming language. This is a new programming language for systems.
ठीक है ना। सी के बाद ये सबसे बड़ी चेंज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेस में। और लिनक्स जो कि ट्रेडिशनली बहुत हॉस्टाइल रहा है नए लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिनक्स इज एक्सेप्टिंग रस्ट, ठीक है ना। देयर इज ऑलरेडी वर्क गोइंग ऑन लिनक्स के, लिनक्स नेक्स्ट एक अलग से है कोड रिपोजिटरी है जिसमें वो फीचर्स जाते हैं जो कि अल्टीमेटली लिनक्स में मर्ज होने, और वहाँ पर देयर इज सपोर्ट फॉर रस्ट। सो डेफिनेटली समथिंग टू वॉच आउट। राइट, सो अब आता है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। आई थिंक हमारे पास बहुत कम टाइम बच गया है, बट we'll try to go through it as quickly as we can. Maybe I'll take 10 minutes more and then we'll open up for questions जितना भी टाइम बचेगा Q&A के लिए। So Pakistani context, to understand Pakistani context we have to understand what's going on in China, क्योंकि चाइना इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क है, उसके पास इतना काफ़ी रिसोर्सेज भी हैं, काफ़ी पैसा भी है, और उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही हैं। वी हैव टू कीप अ वेरी शार्प आई ऑन चाइना इफ हमारे पॉलिसी मेकर्स, इफ यू वांट टू काइंड ऑफ if you're taking IT seriously, you have to focus in China as Pakistan, right? So 2018 में, this is interesting fact कि 2018 में China spent more on importing chips than it did on importing crude oil. तो मिथ ये है कि चाइना में सारा कंप्यूटर बनता है, सारे चिप्स बनती हैं, बट why did they then import chips? The problem is that China cannot fabricate. जो मैंने fabrication वाली बात की थी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेन में, it cannot fabricate chips. और fabrication is very complex process. It's like nuclear technology. बहुत कम लोगों के पास, कम मुल्कों के पास है, and they are secret, like very, they hold on to it very secret. वो उसको बहुत ही secret रखते हैं वो। तो ओनली फ्यू फैब्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। TSMC ताइवान में है, सैमसंग कोरिया में है, इंटेल ग्लोबल फाउंड्री अमेरिकन में। और फिर इनको इक्विपमेंट सप्लाई करने जो कि बहुत हाईटेक इक्विपमेंट है, उसके लिए भी बहुत कम कंपनी है। रियली एक ही मेन कंपनी ASML जो कि डच कंपनी है, एंड दैट इज अंडर हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेल एंड अमेरिका इन जनरल। So China is in trouble with that from that point of view. SMIC चाइनीज फैब्रिकेशन कंपनी है जो कि जिनकी टेक्नोलॉजी, अब फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इज मेजर्ड इन प्रोसेस नोड साइज, और उनकी जो है 14 नैनोमीटर है। जितना बड़ा प्रोसेस नोड साइज होगा उतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। 14 नैनोमीटर इज वेरी वेरी ओल्ड। 3 नैनोमीटर इज व्हाट TSMC इज वर्किंग ऑन नाउ। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है where China is, where the rest of the world is, right? That's why they have to import. Now, if you look at the hardware software chain, तो US टेक एम्बार्गो जो कि ट्रम्प के आने के बाद और फिर बाइडन इज कंटिन्यूड, उसका इम्पैक्ट किया हुआ है चाइना के ऊपर। तो इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेन में आप देखें जो भी रेड खाने बॉक्सेस हैं, दे आर दोज बॉक्सेस विच आर बेसिकली नो गो फॉर चाइना एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बैन, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, चाइना का बहुत ज़्यादा जो काम है वो एम्बेडेड सिस्टम्स में है और या स्मार्टफोन्स में है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर instruction set architecture ARM का है, ARch64, and ARM can't deal with China. Well, Huawei, I say Huawei क्योंकि पहला स्टेप Huawei है, लेकिन Huawei is such a big player कि वो Apple को टक्कर देने वाली कंपनी है, and it can't do it, right? So it can't use जो existing contracts हैं वो continue होंगे, it can't use new ARM architectures. That's why RISC-V is important. Architecture specification, it can't use new ones. अगर आपके पास ऐसा नहीं होगा तो architecture specification क्या करेंगे? फिर micro architecture implementation तो और भी impossible है, right? So all of this is out of picture for Huawei. फिर SoC design, yes you can design SoC, लेकिन आपके पास CPU कौन सा होगा, right? So Huawei can only use older designs but not new ones. Fabrication जैसे मैं बताया बहुत बड़ा मसला है। TSMC के ऊपर pressure है and it doesn't deal with Huawei anymore. So you can see कि कितने बड़े issues हैं. TSMC was the only fab, that Huawei was using. Yes, contract manufacturer is still possible क्योंकि उसका काफ़ी सारा काम चाइना में होता है, but it's not high tech thing. It's not something कि कोई नहीं कर, pretty much anybody can do that.
firmware वगैरह China is capable of writing, but they'll have to write new firmware if they want new architectures and everything. अगर यहाँ से अगर chain ऐसा से नहीं बनेगी तो फिर firmware भी नया आना चाहिए. Same with OS and hypervisors, ये भी नए आने चाहिए. Main चीज़ ये है कि after the ban, Android का जो Play Store है वो Huawei use नहीं कर सकती, which means that operating system लिखना it's a challenge, but it's not that much of a challenge. उसको mature करना, उसके साथ जो ecosystem है वो develop करना, that's a huge challenge. That takes years and years. उसमें बहुत ज़्यादा code चाहिए, बहुत ज़्यादा काम चाहिए, because you need all the apps and everything. So that is a huge task. मतलब that all of this means there's a lot of work for China to do. ठीक है ना? The CPU आज Fab OS takes decades to perfect. तो अब उनके पास बहुत ज़्यादा काम all of a sudden आ गया है. So if you look at it, China is basically at the same stage, kind of in a similar stage. Just US था in 80s, late 70s, early 80s, when US started outsourcing to India, and then India became such a big outsourcing hub. So what's going on in Pakistan now? This is my analysis. I might be wrong, but I think a lot of people will agree. कि पाकिस्तान में 90s से, and if you were around in 90s, तो you would know कि सबसे ज़्यादा काम जो है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का होता था. इसका मतलब कि बाहर की वेस्ट, मतलब यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ का सॉफ्टवेयर का काम उठाना और बोलना कि भाई हम आपको सस्ते में वो करके दे देंगे. अब ये जो काम है वो 80s में, it started in 80s in India. Infosys was set up in 1981. Infosys is a BPO giant. Wipro वगैरह और भी काफ़ी कंपनीज हैं. They all started in 1980s in Bangalore. और तब उनके पास they had a lot of qualified engineers जो कि US में उनका exposure था, and then they knew quite a lot. IIT आप सोचें, they were set up in 1950s by Nehru, and so they were way ahead engineering में. And then उन्होंने काम भी बहुत, उनके पास engineers भी बहुत ज़्यादा थे तब, और then they started making business out of it very early on. पाकिस्तान only joined BPO in 90s, और उसमें हमारे पास टैलेंट का, एक्सपीरियंस का भी डिसएडवांटेज था. टाइम भी हम 10 साल बाद में आए थे, तो सारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, मेन कॉन्ट्रैक्ट्स IBM वगैरह इनके साथ तो इंडिया का ही हो गया था पहले से. तो वी ओनली वर देयर टू पिक अप वॉट एवर वॉज लेफ्ट ओवर. तो BPO, और अब BPO का बिजनेस जो है वो काफ़ी सैचुरेट हो गया है, एंड देयर इज़ नॉट मच लीवे. दूसरा हमारा जो फोकस एरिया है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो है AI, और a lot of government funding goes into AI. One thing about AI is that, like we saw before, it requires a lot of data. बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपको उसके साथ आपको डेटा सेंटर्स चाहिए. तो एक अच्छा डेटा सेंटर टेक्स hundreds of millions of dollars to set up. तो ना सिर्फ हमारे पास कोई डेटा सेंटर है नहीं, there's इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, इट्स ऑल्सो अनलाइकली कि किसी के पास पाकिस्तान में इतने पैसे होंगे विद इन नेक्स्ट 3-4 years कि ये इस तरह का कोई डेटा सेंटर लॉन्ग टर्म में हो सकता है. ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, हम रियलिटी चेक ले रहे हैं. इट्स वेरी एम्बिशियस टू थिंक कि हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम नेक्स्ट 3-4-5 सालों में इतना बड़ा डेटा सेंटर्स पाकिस्तान में सेट करेंगे और उसको चलाएंगे. उसके लिए एक डेटा सेंटर के लिए बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सब चीज़ें चाहिए. उसके कूलिंग सिस्टम भी स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, नेटवर्किंग इक्विपमेंट एंड ऑल दैट. आप देखें AI के सुपर पावर्स जो हैं वो US है, वेस्टर्न यूरोप है और चाइना है. नॉट इवन इंडिया, नॉट इवन जापान, नॉट इवन सिंगापुर. Nobody has been able to become a superpower in AI. To say that हमारी IT strategy AI की है, it's a bit गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, नॉट इंडिविजुअल लेवल. वी कैन ऑलवेज परसू आर डिफरेंट फील्ड्स. लाइक गवर्नमेंट लेवल पे ये कहना कि भाई हम AI में ही जाएंगे आगे, और उसमें ही हम जो है नया कंपटीशन स्टैब्लिश करेंगे. दैट आई थिंक इज अ बिट टू एम्बिशियस. I hope we can do it, but basically, if we start out with what we can achieve, then we can hope for bigger achievements. So we can focus on China. China की needs क्या है, and I think systems programming can be one of those things. Not
all, so that's important. May not be the system programming may not be the sole pillar, but can be one of the things. लेकिन चाइना की demands बढ़ती जा रही हैं. They don't want AI के experts, right? They don't want like people who can come with a new DNN architecture या इस तरह के mathematicians उनको नहीं चाहिए. They want a lot of apps development. They want a lot of systems programming work. जैसे हमने देखा कि US चाइना के बैन के बाद क्या उनकी demands हैं, उसको ज़्यादा study करना चाहिए. And then I think systems programming, because this talk is about system programming, I think there's a lot of scope on that front as well. Or systems के लिए you don't need a lot of money, you don't need data centers, you don't need PhD in mathematics to be able to be a systems programmer. You can just undergrad के बाद आप कर सकते हैं, undergrad से पहले भी कर सकते हैं. So yeah, that's it. That's the talk. अगर आप if you're still awake, अगर आप सोए नहीं हैं, so you can ask any questions if you have. We are awake. At least I am awake. Thanks. If nobody else is asking question, I have some question. First of all, thank you very much for this thoughtful talk. To be honest, it's a very good talk, and I actually try to convince student, but they are not convinced. So my question is how to convince the student to accept that system programming is also a computer science. To be very honest, I don't know why they think that this is something engineering or something like very hard. We cannot do this, or most of the students they don't take it as a career. So yeah, no, बिल्कुल. I experienced the same thing. मैंने भी पास से graduate किया, मैंने भी यही exactly चीज़ notice की है. I think the point, the argument to be made is that systems programming से ज़्यादा there is nothing more computer sciencey than systems programming. अगर आप अब देखें जो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन है ना, मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया है और स्टूडेंट्स का बिहेवियर ये था कि यार व्हाई डू यू टीच दिस सब्जेक्ट टू अस. मतलब रिस्क 5 के ऊपर वो मतलब उनको समझना ही मुश्किल हो रहा है कि यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें. तो इससे आगे हमें थोड़ा सा ये इशू है. और अब रिसेंटली तो हमने उसको एज अ यानी कोर कोर्सेज में से भी हटा दिया है HEC ने, और अब वो जो है वो एज अ क्या कहना चाहिए कि आपके पास यानी इलेक्टिव में आ गया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर. Really? जी बिल्कुल. इस साल से. That's shocking. ये तो मुझे समझ नहीं आता डिसीजन. I mean, how do you? I don't know. but लेकिन बस है ये, दिस इज रियलिटी. तो उसकी जगह पे वो उन्होंने कोल के नाम से जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, वो उसको कोर के तौर पर रखा. I've noticed, Rizwan, कोई question है, we'll come to that. Quickly, one point I've noticed कि जो पहले assembly language अलग था, computer architecture अलग था, and assembly language maybe 3 credit hours, computer architecture 4 credit hours का था, and now they are both together into one subject. That's not nice either. So, okay, Rizwan, do you want to ask? So I am Dr. Rizwan Qureshi, and I did my PhD from Hong Kong, and I also work in AI. So first of all, thank you very much for this wonderful and insightful talk. So you covered a lot of interesting topics, including the industry and especially the system on chip and hardware design. So what I feel that, people don't want to work in the field of hardware, especially when they do PhD, because it is difficult to produce papers and difficult to it takes a lot of time to, you send your architecture to US and then fabrication takes a lot of time. So how can we attract, some students to work on in this field? Because people now are more interested towards AI, and they just want, they can write papers and they can produce something in a very short time. So I know hardware is much, much more important. So any suggestions to attract students towards hardware, including the faculty? Yeah, thanks for your thoughts. I think ये बहुत important aspect है कि भाई वो results नहीं आते इतनी जल्दी, जबकि आपने कहा AI में you can publish papers, and so many papers being published in AI. I think hardware is still a different thing. Systems का जो काम है, that's something that people can do you don't have to have you don't have to build new hardware, but you can
राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। आप लिनक्स कर्नल आप उठा लें, उस पर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट उठाएं, ये छोटा सा कोई टास्क उठाएं, यू स्टार्ट एज अ स्टूडेंट, यू कैन स्टार्ट वर्किंग on those, send your patches to Linux kernel, वहाँ से feedback आएगा, and it's very easy, trust me, it's very very easy. I've worked on Linux kernel, मेरे 40-50 patches उसमें upstream है, it's doable. और आप you can look at other, इतना ज़्यादा projects हैं, you can take any open source project and start working on that. लेकिन I think ये जो thought है कि भाई AI is the new thing और सब, you know, AI is, आपको ज़्यादा पता है मुझसे, AI is more maths. There's a lot of maths in AI, right? Yes, you are, more mathematicians teach AI or machine learning than computer scientists. There you go. Yeah, you're absolutely right. So if you're wanting to be in computer science and true to the field of computer science, then there's nothing more computer sciencey than systems programming. लेकिन अब मुझे याद है लेट 90s में वेब का बहुत बड़ा ट्रेंड था, and everybody wanted to web. फिर जावा का ट्रेंड आया, everyone wanted जावा, फिर एप्स का. AI is obviously not like that. AI is much bigger. लेकिन AI का जो सारा ट्रेंड चला है उसके अंदर एक उसका पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो हैज द सेम सॉर्ट ऑफ अपील जो कि ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट की थी. नॉट सेइंग AI is like that. AI is बहुत बड़ी फील्ड है, इट्स रेवोल्यूशन, लेकिन देयर आर पार्ट्स ऑफ इट जो कि लोग उसको एज पैशन करके ट्रीट करते हैं. दे वांट टू जस्ट डू इट बिकॉज इट्स सच अ कूल थिंग. अच्छा, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी डॉक्टर रिजवान, आपको थोड़ा सा शेयर करें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब यू डू इन गूगल. सो to be very honest, exposure is very important. Some of the students, they even don't have exposure. What is system programming? What sort of job did the people do there? Just a quick, please. Sure. मैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता हूँ और उसके साथ रिलेटेड जो फर्मवेयर है उस पर काम करता हूँ. अगर आपको आर्म का पता है तो आर्म के अंदर ट्रस्ट जोन है, तो मैं ट्रस्ट जोन पे भी काम करता हूँ, बूट लोडर्स पे काम करता हूँ. फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं लिनक्स कर्नल पे काम करता हूँ, फिर जो एंड्रॉयड के अंदर लिनक्स कर्नल है. उसके बाद यूज़र स्पेस वगैरह आई डोंट इवन गो देयर. तो मेरा काम मेनली फर्मवेयर, बूट फर्मवेयर और फिर लिनक्स कर्नल के ऊपर है. एंड ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा काम है, एंड वी आर हायरिंग, मेरी टीम दे आर हायरिंग वेरी एग्रेसिवली. हमें लोग नहीं मिल रहे हैं. आई एम बेस्ड इन लंडन, मेरी सारी टीम यूएस में है, एंड दे आर हैप्पी फॉर मी टू वर्क फ्रॉम लंडन बिकॉज दे डोंट हैव इनफ पीपल इन यूएस, दे डोंट इवन हैव इनफ पीपल इन लंडन. इतना ज़्यादा काम है, इट्स अनबिलीवेबल. I can, maybe we can, if there is interest, we can talk about, या हम सेपरेटली भी इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं. नहीं, बिल्कुल. और मैं ये चाहूँगा कि हम एक और इस सेशन का भी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि समर था, बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त एग्जाम के बाद इधर उधर डिस्पर्स हो गए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमें दोबारा इस टॉक को रनिंग सेमेस्टर में करना चाहिए, कि जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑडिटोरियम में ज़्यादा स्टूडेंट भी आ सकें. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई बिलीव. तो इंशाल्लाह मैं आपसे पर्सनली दोबारा रब्ता करता हूँ. मैं आयशा से आपका ईमेल वगैरह. जी सर, मैं भी फुली इंडोर्स करता हूँ, ऐसे मल्टीपल सेशन होने चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आकाश. Thanks for your contribution. Thanks for